थैंक यू माधव जी। Yeah. ठीक है, ऑल ओवर टू यू माधव जी। थैंक यू Yeah. सो मच। नमस्ते। चलो सभी को नमस्कार। वैसे तो सब लोग हम जानते हैं कि मिलेट इज ए सुपर फूड, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो कितने परसेंट में मिलेट लोग कंज्यूम करते हैं। अगर ये देखा जाए तो जितने भी हमारे रूलर्स लोग हैं और ट्राइबल्स हैं, वही आज की तारीख में मिलेट्स का उपयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए शोकांतिका भी है, समस्या भी है कि उसके दो तरीके के इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड में सभी लोगों का जो फूड पैटर्न है, ये सब साइंटिस्ट ने एक ही तरीके का करने का प्रयास किया है, और ये सबके लिए हमारे लिए बहुत ही धोखादायक है आने वाले समय के लिए। यानी हमारा फूड जिस तरह से ये लोगों ने कंट्रोल किया, उसी तरह से हमारा हेल्थ भी ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में अगर देखेंगे आप, गेहूं, चावल, सोयाबीन, शुगर, ये रहा हमारा फूड का पैटर्न। लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो इतनी सारी बायोडायवर्सिटी है, इतने सारे लाखों टाइप के हमारे फूड्स है, ये सब समय समय पे ये लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया है। इसके सीड्स जो है आज की तारीख में मिलना भी मुश्किल हो रहा है। और ये सभी जो आज के तारीख में जो समस्याएं हैं, उस समस्या का अगर हम बारकाई से अगर देखेंगे तो इस समस्या का मूल जो है हमारी फूड है में, कि जो भी आज की तारीख में हमारी जो भी 4-5 जो बीमारियां हैं, हर घर में मैं यकीन के साथ और दावे के साथ करूं, हर घर में आज के तारीख में ये जो 5-6 बीमारियां हैं, उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति हमारा उससे प्रभावित है। वो डायबिटीज हो, बीपी हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो। तो इसी तरह की कई जगह पे तो हर फैमिली में, यानी कि कुछ विलेजेस मैंने देखे हैं जहां पे सबसे ज्यादा वेजिटेबल ग्रो होते हैं। ऐसे कुछ विलेजेस हैं जहां पे कंटिन्यूसली इरिगेशन फैसिलिटी है। ऐसे विलेजेस में, गांव में कम से कम टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 5 to 10% लोग कैंसर से भी पीड़ित है, प्रभावित है। तो ये जो मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड वाइड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये पूरे सोसाइटी के लिए, मानव जाति के लिए एक खतरे की घंटा है। ये बहुत ही आने वाले समय के लिए हम सबको एक लाइफ कंट्रोल करने का प्रयास ये सब लोग कर रहे हैं। तो हमें इससे सजग रहना चाहिए। और आज सौभाग्यवश इस साल अगर देखा जाए तो राहुल जी, स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? हो गया जी, हो गया। या तो इस साल यूनाइटेड नेशंस ने ये जो 2030 ईयर है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। और कुछ मात्रा में इसकी जागृति जो है अलग अलग देशों में हो रही है। इसका बेनिफिट हमारे किसानों को आने वाले समय में मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्राइबल एरिया में लोग अपने कंजम्पशन के लिए जो मिलेट ग्रो करते थे, लगता है कि इस माध्यम से लोगों में जो सजगता और जागृति आ रही है, उससे उन्हें एक अच्छा प्राइस मिल सकता है। और शहर के लोगों को जो एक रियल सुपर फूड है उसके बारे में लोगों को एक अवेयरनेस इस माध्यम से मिलेगा। वैसे देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक हमें समझना जरूरी है कि आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड वाइड में जो एक समस्या सबके सामने हमारे यहाँ आ रही है, वो है वाटर की समस्या, पानी की समस्या। क्योंकि आने वाले समय में पूरे देश दुनिया के लिए पानी एक बहुत गंभीर समस्या है।
और जिस तरह से आज का क्रॉपिंग पैटर्न हम देख रहे हैं, वो क्रॉपिंग पैटर्न कितने सारे शहरों से, गांवों से पानी खत्म कर देगा। यानी गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट सब मानते हैं कि 1 केजी चावल अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 केजी चावल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4000 लीटर पानी की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि 1 केजी चावल के लिए अगर 4000 लीटर पानी लग रहा है, तो मानो कि देश में कितना सारा चावल, जिसकी कंजम्पशन भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, उतना चावल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये चावल हमारे पास है, इसलिए गवर्नमेंट इसको फ्री में बांट रही है। तो हम चावल फ्री में नहीं बांट रहे, हम पानी इतना वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसके बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। परसों ही न्यूज आई है कि सबसे बड़ा इसका जो ये है इम्पैक्ट है, पंजाब में हो रहा है। सबसे ज्यादा पंजाब का जो ग्राउंड वाटर लेवल है इतना डिप्लॉयड हो चुका है कि हो सकता है कि पंजाब में आने वाले समय में रेगिस्तान होने की भी चांसेस हैं। कि जितना ग्राउंड वाटर आपका डीप जाएगा, उतने ऊपर की जो आपकी इकोलॉजी है, ऊपर के जितने भी पेड़ से आपके, वो सब सूख जाएंगे। कि कोई भी पेड़ के रूट्स 100 to 100 फीट के नीचे नहीं होते हैं, कई पेड़ होते हैं उससे नीचे होते हैं, लेकिन एवरेजली सभी पेड़ के जो रूट्स है, अपने पौधे के रूट्स है, वो 100 फीट तक होते हैं। जितना डेप्थ में वाटर चला जाएगा, उतना ऊपर की पेड़ हमारे सूख जाएंगे, हमारा सॉइल इरोजन उससे हो जाएगा, काफी सारे चीज, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बरसात कम हो जाएंगी, पूरे बाकी के इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। यानी एक चीज से कितने सारे दुष्परिणाम होते हैं। इस सब चीजों के देखते हुए जो आज की तारीख में शुगर, 1 एकड़ गन्ना, 1 एकड़ शुगर केन अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 एकड़ गन्ने के लिए 1,50,00,000 लाख लीटर, यानी 1.5 करोड़ लीटर पानी 1 एकड़ गन्ने के लिए हम यूज कर रहे हैं। कई जगह पे 1.25 करोड़ भी होता है, गवर्नमेंट की फिगर से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लीटर पानी 1 एकड़ शुगर केन के लिए हम यूज कर रहे हैं। शुगर केन इस एरिया में लेना चाहिए, ऐसी जगह पे शुगर केन लेना चाहिए जहां पे जो एवरेज रेनफॉल है 1500 mm से ज्यादा है। लेकिन आज के तारीख में हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे शुगर मिल्स है और शुगर केन ग्रोइंग जो हमारा एरिया है, वहां पे एवरेज रेनफॉल 700 to 800 mm है। ऐसे एरिया में ओनली एंड ओनली ड्राई लैंड क्रॉपिंग पैटर्न ही होना चाहिए, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर होना चाहिए ऐसे एरिया में, तब जाके सभी को पानी मिलेगा, सभी को अच्छे क्वालिटी का फूड मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में जहां पे हम इतने सारे क्रॉप ले सकते हैं, ले पाते हैं, लेने की संभावनाएं है, ऐसी जगह पे हम क्रॉपिंग पैटर्न इस तरह से बदल डाला कि उस एरिया को हम रेगिस्तान करने पे जा रहे हैं। मान लो कि अगर 100 mm बारिश होती है, तो 1 एकड़ पे करीब 4 लाख लीटर, 4 लाख लीटर पानी रेन वाटर से हमें मिलता है। मान लो कि हमारे पास अगर 700 mm या 800 mm भी बारिश हो रहा है, तो 30 लाख लीटर पानी 1 एकड़ पे मिल रहा है हमें। 1 एकड़ लैंड पे बारिश से हमें कितना पानी मिल रहा है? 30 लाख लीटर। और कंजम्पशन कितना हो रहा है? 1.5 करोड़। यानी 5 टाइम एक्सेस वाटर जो रेन वाटर से मिल रहा है, उससे हो रहा है। लेकिन उसमें भी एक बात ऐसी है कि जितना पानी रेनफॉल होता है 30 लाख लीटर, उससे से 5% to 10% मैक्सिमम पानी जमीन के अंदर हार्वेस्ट होता है, चला जाता है। 90% पानी जो है इवापोरेशन लॉसेस, वेट लॉसेस, इस तरह से वो पूरा पानी चला जाता है फिर से हवा में किसी ना किसी वजह से। तो 10% पानी हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना पानी हम जमीन से ले रहे हैं और कितना पानी जमीन के अंदर जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है पानी की, आप समझ सकते हैं। और इसी सभी का समाधान जो है, इस सभी का समाधान है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, इस सभी का समाधान है मिलेट्स। क्योंकि आज के तारीख में हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी कम हो रही है, सॉइल का जो हमारा जो क्रॉप का यील्ड कम हो रहा है, उसका मेन रीजन है क्रॉपिंग पैटर्न। एक क्रॉप कंटिन्यूसली लेने से सॉइल में कोई सॉइल कार्बन बचता नहीं है। कंटिन्यूसली फर्टिगेशन से जो भी केमिकल फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं, उसकी वजह से पूरा बायोमास जमीन के अंदर जितना भी था, सॉइल कार्बन जितना भी था, वो पूरा खत्म हो चुका है। यानी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी जमीन के अंदर हमारी बची नहीं है। तो जमीन हमारी इस तरह की अगर बंजर जमीन है, निर्जीव जमीन है, जहां पे कोई जान ही नहीं जमीन में, उस जमीन में जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, उसकी क्वालिटी भी उसी तरह की होगी।
यानी जितना केमिकल डाल के हम प्रोड्यूस करेंगे, उस अनाज में इतना सारा केमिकल आ रहा है कि हम खाएंगे तो मान लो कि हम जैसे कि रोज के लाइफ में हमारे पैसे दे के जहर ही परचेस कर रहे, जहर ही खा रहे हैं हम। तो पैसे दे के जहर खाने का आप समझ सकते हैं कि इस कितनी गंभीरता ये है कि हम हर दिन अपनी हार्डकोर मेहनत की कमाई जो है, वो मेहनत की कमाई हम जहर परचेस करने में लगा रहे हैं और जहर हम खा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान हमारे इस क्रॉपिंग पैटर्न में है। तो आप में से कोई अगर खेती से जुड़े हैं, फार्मिंग से जुड़े हैं, तो ज्यादा गहराई से इस चीज को आप समझ सकते हैं कि क्या समस्या आने वाले समय में हमारे पास आ सकती हैं। जो लोग नए भी हैं यहाँ पे और मिलेट्स की खेती करना चाहते हैं, वो भी सब इसके बारे में समझ ले कि आज जो भी मिलेट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये जरूरी नहीं कि सभी टाइप के मिलेट्स हमारे एरिया में हो जाए। कुछ एरिया में मिलेट्स अलग अलग जो भी 6-7 टाइप के मिलेट्स हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटीज भी हैं। ये सब मिलेट्स जरूरी नहीं कि एक जगह पे हम लिया जाए, लेकिन अपने एरिया के लिए जो भी सुटेबल मिलेट्स है हम ले सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रयास वर्ल्ड लेवल पे ये हो रहा है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के माध्यम से काफी लोगों में इसके बारे में सजगता आ रही है। और दूसरी खुशी की बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट्स का प्रोडक्शन अपने यहाँ पे होता है। कि देखा है हमने बचपन में कि कई बचपन में अगर कहीं फेस्टिवल है तो उसी समय में यहाँ पे गेहूं की रोटी या राइस बनता था फेस्टिवल में। अदरवाइज पूरे ईयर में इतने सारे मिलेट्स की अलग अलग डिशेस बनती थी। और ज्वार की रोटी जो है काफी सारे एरिया में भारत के ज्वार की रोटी को प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन आज मैंने देखा कि कहीं घरों में, कहीं गाँव में, शहरों में देखा मैंने हालत पूरे पैन इंडिया में जो भी मेरा ट्रैवलिंग होता है अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो मैंने देखा कि बच्चों को ज्वार की रोटी ही पता नहीं है, ये ज्वार क्या होता है यही पता नहीं है। और ये बहुत ही चिंता का विषय ये हमारे लिए है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेना बहुत जरूरी है। ये जिसको हम सुपर मिलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी जैसे कि गुजरात हो, राजस्थान का सम पार्ट्स, एमपी का पूरा स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इस पूरे एरिया में काफी बड़ी मात्रा में इसका कंजम्पशन होता है मिलेट्स का। और इसकी काफी सारे इसके बेनिफिट्स के बारे में आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी हमारी बीमारी का जो मूल है, समाधान है, उसका उसका रीजन क्या है और इस समाधान इस मिलेट्स में छुपा है। यानी हर बीमारी का हमारा जो समाधान है इस मिलेट्स में छुपा है। इतने सारे भरपूर मात्रा में इसमें सब चीजें हैं, न्यूट्रिशंस है इसमें, काफी सारे मात्रा में मिनरल्स है इसमें, फाइबर्स है। तो काफी सारी चीजें इसमें है जो ग्लूटेन फ्री भी है मिलेट्स हमारे। तो आज की तारीख में जो गेहूं में जो ग्लूटेन की मात्रा पाई जाती है, डायबिटिक का मेन रीजन भी वो है। तो वो सब समाधान हमें इस मिलेट्स के माध्यम से मिल सकता है। दूसरी बात, ये जो सोरगम का ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, क्या आपको यकीन नहीं होगा, ये 100% कोई भी इसको ये नहीं है, यानी इरिगेशन नहीं है। यानी आपने यहाँ पे रबी की जो फसल होती है नॉर्मली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो क्रॉप हम लेते हैं, एक बार जो बारिश होती है उस समय, उस बारिश पे, उस एक बारिश पे जब एक क्रॉप हम ये इसकी सोइंग होती है, तो पूरे हार्वेस्टिंग तक अगर एक भी बारिश की बूंद नहीं आई, तभी ये क्रॉप किसानों को मिल सकते हैं, इसकी किसान हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके किसानों को मिलते हैं। साथ ही साथ ये फॉडर सिक्योरिटी भी है हमारे एनिमल्स के लिए। आज के तारीख में देखा जाए तो जो क्रॉपिंग पैटर्न पूरे देश भर में जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उसमें कोई हमारे एनिमल्स के लिए फॉडर सिक्योरिटी नहीं है। और ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जिस दिन हमारे खेती से हमारे एनिमल्स चले जाएंगे, तो मान लो कि हमारी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हमें पता नहीं कि जानवर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना इंपॉर्टेंस काम इस पूरे एनिमल्स का है। आज के तारीख में हम सोचते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, सभी इंसान हम हमारे लिए सोच रहे हैं, लेकिन पूरे प्रकृति के लिए कोई हम नहीं सोच रहा है कि प्रकृति अगर जीवित रहेगी तो हम जीवित रहेंगे। हम सोच रहे हैं कि हम जीवित रहेंगे तो प्रकृति जीवित रहेंगी। ये सरासर गलत है।
और इसी धारणा की वजह से आज देख रहे हैं कि अलग अलग प्रांतों में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, सॉइल हमारी जो बंजर हो रही है, वाटर की समस्या आ रही है, और इसके चलते जो माइग्रेशन हो रहा है, ये सभी के लिए आने वाले समय में बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है इसके चलते। तो ये जो क्रॉप है बेसिकली 1 या 2 बारिश में बहुत ही अच्छे परिणाम इसको मिलते हैं, और खाने के लिए इतनी टेस्टी, और ये पूर्ण तरह एक पूर्ण आहार जिसे कहते हैं, ये पूर्ण आहार भी हम इसे मानते हैं। आप देख सकते हैं कि ज्वार में एक ग्लूटेन नहीं है, वेट कम करने के लिए काम आता है। सबसे बढ़िया जो ये काम है इसका डाइजेशन सिस्टम। आज की तारीख में गेहूं की रोटी खाने के बाद में आपको डाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सभी का समाधान इसमें है। डाइजेशन सिस्टम हमारी ठीक होती है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स भी है, तो हमारा जो पेट की जो बीमारियां हैं हमारी, वो भी हमारी इससे कम होती है। हड्डियों के लिए भी इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम तो हड्डियों के लिए भी है। हमारा हृदय भी इससे स्वस्थ रहता है। एक ग्लूटेन मुक्त होने से हम डायबिटीज का भी हमें इससे ये, और इसमें ज्वार में सबसे बड़ी बात है कि इसमें 4-5 वैरायटी हैं। इसमें एक येलो 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 ज्वार है, वो येलो ज्वार थोड़ी सी खाने में कड़ी होती है। डायबिटीज में काफी लोग आज की तारीख में येलो ज्वार का उपयोग कर रहे हैं। इसमें एक लाल भी ज्वार है, लाल भिंडी की, जो भी हम इसे कह सकते हैं, लाल भिंडी भी है, येलो भी है। ये जो है इसको हम बड़ी ज्वार भी कहते हैं या रबी की ज्वार भी कहते हैं। तो एक ज्वार है, ऐसे 5-6 टाइप इसमें ज्वार में आपको मिलेंगे। तो ये सब ज्वार के बेनिफिट्स हैं। अभी ज्वार का जो ये जो है बेसिकली जो प्रोसेस है इसका, ये ज्वार खरीफ में नहीं हो सकती। ये जो दिख रहा है ना फोटो आपका, ये ज्वार रबी की ज्वार है, और इसका नॉर्मली जो सोइंग होता है अक्टूबर 15 के बाद में दिसंबर तक इसका हम सोइंग कर सकते हैं, और इसका हार्वेस्टिंग फरवरी से मार्च में हो जाता है। करीब ये क्रॉप जो है 105 से 120 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसमें भी काफी अलग अलग रिसर्च करके इसी ज्वार पे गवर्नमेंट ने अलग अलग इसके ये भी निकाले हैं हाइब्रिड वैरायटी भी। लेकिन आज भी काफी मात्रा में गांव के लोग अपना ही बीज उपयोग करते हैं, और सबसे अच्छा भी है और टेस्टी भी है। हाँ, तो इस बेसिकली इसमें 2-3 पद्धति से, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसके विस्तार से बता रहा हूँ, 2-3 पद्धति से इसको हम सोइंग कर सकते हैं। एक को जिसके पास में थोड़ा सा इरिगेशन है, वो लोग ड्रिप के करेंगे, ड्रिप के ऊपर। तो और हफ्ते में महीने में 2 या 3 एवरी 10 डेज में, या महीने में 2 बार एवरी 15 डेज में एक बार उसको 1 आवर के लिए अगर ड्रिप चलाएंगे, तो इसका जो यील्ड है आपको 3 टाइम मिलेगा। यानी जो रेनफील्ड से मिल रहा है उससे 2 to 3 टाइम इसका मिलेगा, और इसके सारे एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किए हैं। तो ज्वार का प्रोडक्शन हमने मैक्सिमम लेवल पे 28 क्विंटल पर एकड़ लिया है, पर एकड़, नॉट हेक्टर। आज की तारीख में जो फिगर आते हैं गवर्नमेंट के हेक्टर में आते हैं, लेकिन मैं पर एकड़ की बात कर रहा हूँ। अगर हेक्टर की बात करें 28 इंटू 2.5 अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर हेक्टर इसका क्या ये है, यील्ड है। तो बेसिकली अगर सही तरीके से हम सोइंग करते हैं, इसकी प्रॉपरली बेड बना के, बेड में प्रॉपर मात्रा में कंपोस्ट डाल के, जो भी हमारे घर में जो जानवर है उससे जो कंपोस्ट हमें मिलता है वो कंपोस्ट का यूज करेंगे, ड्रिप करेंगे, और इसका डिस्टेंस जो है 2 रो में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 20 to 30 क्विंटल पर एकड़ इसका यील्ड मिलता है। और आज की तारीख में इसका जो रेट चल रहा है 4,000 to 5,000 पर क्विंटल इसका रेट चल रहा है होलसेल मार्केट। इसमें होलसेल में हो सकता है मॉल्स में या शॉप्स में और भी ज्यादा इसके रेट्स होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ लैंड में आप करीब 1 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हैं। और ऐसी कोई क्रॉप नहीं कि इतने कम पानी में इतना सारा इनकम किसान को मिल जाए। और दूसरी बात, इसमें जब फॉडर आपको मिलेगा, आराम से दो एनिमल्स, आप गाय हो भैंस हो जो भी आप आपके घर में पालना चाहते हो, 2 एनिमल्स आप इतने ही 1 एकड़ भूमि पे आप पाल सकते हैं, जिसको आपको एश्योर्ड क्वालिटी का मिल्क आपको मिल सकता है।
अब सबको पता है कि आज की तारीख में जो मिल्स मिल रहा है ना, गवर्नमेंट की फिगर से कि मोर देन 55 to 60% मिल में अडल्ट्रेशन है, यानी 50% से भी ज्यादा मिल्क आपका जो आ रहा है वो पूरा अडल्टेड आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रकार का केमिकल्स आ रहा है। तो समझ सकते हैं हर घर में कितना सारा इस मिल्क के माध्यम से केमिकल का कंजम्पशन हम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसे ठीक है, सभी को संभव नहीं है ये चीजें, लेकिन काफी सारे लोग जो है गांव के, वो सब समझ सकते हैं कि ये सब चीजें अगर जिसको संभव है वो करना जरूरी है। क्योंकि मैं मानता हूं कि बैक टू रूट्स, या आपके जितने रूट्स आपके मजबूत है, यानी गांव जितना आपका मजबूत है, गांव से नाता जितना अपना मजबूत है, उतने आपके रूट्स मजबूत रहेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफी सारी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और जो पेड़ है, जो आप इतना सारा वटवृक्ष जो है एक मजबूत रह सकता है अगर आपकी रूट्स आपसे गांव से जुड़े हैं तो। तो इस माध्यम से ये सब चीजें हो सकती है, अच्छी इनकम भी आपको मिलेगी, फूड सिक्योरिटी भी मिलेगी, अच्छे क्वालिटी का आपको दूध भी मिलेगा। तो ये सब चीजें 1 एकड़ भूमि से हो सकती हैं, यानी कि एक फैमिली के लिए 1 एकड़ से, अगर किसी के पास 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड, तो एक अच्छी तरह से इनकम 3.5-4 महीने में आपको मिल सकती है रबी के लिए। और खरीफ के लिए बाकी जो भी आप लेना चाहते हैं, मूंग है, उड़द है, या बाकी भी काफी सारे मिलेट्स जो है जो खरीफ में आते हैं। हाँ? जैसे कि ये फॉक्सटेल मिलेट है, इसमें मराठी में राड़ा भी कहते हैं, हिंदी में कंगनी भी कहते हैं। तो ये फॉक्सटेल मिलेट है, ये सब खरीफ के मिलेट्स है। बाकी जो छोटे छोटे मिलेट्स है सब खरीफ के है, रेंटफीड क्रॉप है ये पूरी। तो बरसात का जो पानी अपने पास आता है बारिश का, वो बारिश के पानी पे ये सब मिलेट्स आते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा वाटरिंग की, इरिगेशन की जरूरत ये सब मिलेट्स को नहीं है। तो इस तरह से इस मिलेट्स के हर एक के अपने अपने अलग फायदे हैं। लास्ट में मैं एक आपको चार्ट दिखाऊंगा कि किस मिलेट्स में क्या कंटेंट्स है, वो सब कंटेंट्स आपको इस मिलेट्स से माध्यम से मिल जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मिलेट्स में आप अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से जो अपना ग्रुप बना है उसमें आप जो भी क्वेश्चंस है अगर डालेंगे, तो 1 to 1 आपको बाद में जो भी आप इसका सोइंग करना चाहेंगे, तो उस समय आपको इसका यील्ड कैसे ज्यादा ले सकते हैं हम, और ये कैसे प्रॉफिटेबल रहेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और जिसके लिए ये अवेलेबिलिटी भी है, जो इसकी काफी सारी अवेलेबिलिटी अभी इस साल हम कर रहे हैं, तो काफी सारे लोगों को इसका एक कनेक्ट जो है, जो प्रोड्यूसर और ग्राहक जो है, उनके बीच में भी एक रिलेशन करने का काम इस माध्यम से इस साल हम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो मिलेट है, इसको बेसिकली रेनफीड है। बेसिकली मिलेट, सभी मिलेट्स के बारे में एक चीज मैं जो लोग सोइंग करना चाहते हैं उनके लिए कहूंगा कि मिलेट्स जो है बेसिकली ट्रैक्टर से सोइंग करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ट्रैक्टर से क्या होता है कि वेट जो है ट्रैक्टर का हेवी होता है, और मिलेट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो प्रॉपर मात्रा में इसकी सोइंग नहीं होती है। और डीप में भी ज्यादा अगर नीचे जाता है जमीन के अंदर 1 से 1.5 इंच के नीचे अगर सीड हमारा जाता है, तो उसके जर्मिनेशन के चांसेस बहुत कम है। अगर नेचुरल वे से, परमाकल्चरल वे से अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं कम एरिया में, तो इस सीड को आप जमीन में सीधा फेंक भी देंगे, जैसे कि हम मेथी या कोई सीड डालते हैं, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा मल्च करेंगे, ड्राई जो भी हमारे पास एग्री वेस्ट है, तो भी ये पूरे मिलेट्स आपको जर्मिनेशन हो जाएगा। यानी बहुत ही जीरो कॉस्ट में, कोई आपके पास में प्लगिंग की या कोई भी ज्यादा डीपली उसको कुछ मेहनत की उसमें जरूरत नहीं है। जैसे जमीन के अंदर आप इसको हाथ से भी अगर फेंक देंगे और थोड़ा सा मल्चिंग करेंगे बिफोर रेनी सीजन, तो पहली जब बारिश होती है तो विड्स के पहले, ये भी एक बहुत चीज है, क्योंकि विड्स के पहले मिलेट्स की जो जर्मिनेशन हो जाता है, और नेचुरल वे से आपका विड्स जो है फार्म का वो कम हो जाता है। क्योंकि आज के तारीख में देखा जाए तो सभी फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है विड्स की। विड्स कंट्रोल के लिए हम काफी सारी दवाइयां स्प्रेड कर रहे हैं, और वो दवाइयां खाली विड्स को नहीं खत्म कर रही है, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे अलग अलग प्रकार के सब्जियां, यानी जो नेचुरल सब्जियां हैं वो खत्म हो रही है। काफी सारे विड्स के टाइप जो है, जो हमारे एनिमल्स के लिए बहुत उपयोगी है, जो हर्ब्स है, मेडिसिनल है, वो भी विड्स हमारे इसके माध्यम से वो
नष्ट हो रहे हैं। तो वीड्स को हमें कभी भी इस तरह से खत्म नहीं करना चाहिए। जब भी उसको सही मौका मिले, जब भी स्पेस मिले, वीड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और प्रकृति के लिए, हमारे फार्मिंग के लिए वो भी जरूरी हैं। लेकिन सही सही अगर हम सोइंग का हमारा अगर मॉडल हम देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें वीड्स को कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो जिस तरह से सोइंग है हमारी, कभी-कभी आप देखा जाए कि जहाँ पे एकदम रीच वाला एरिया होता है, पहाड़ी वाला एरिया होता है, उस एरिया में किसान, मान लो कि उनको पता है कि बारिश कब होने वाली है, तो बारिश का वो पता चलता है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में बारिश होने वाली है, तो सूखे जमीन में वो सोइंग करते हैं या सूखे जमीन जमीन में सोइंग करके उसको मल्च कर देते हैं। तो जब भी बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली पहले ये सब सीड्स जो है उसका जर्मिनेशन होता है और ये फसल एक नंबर की, टॉप की आती है। तो जो भी फसल हमारी, उसका जो जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है विड्स से ज्यादा है, क्योंकि विड्स में जर्मिनेशन बहुत लेट होता है। 2, 3, 4 बारिश जब होती है तो वो सीड जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम ऐसा बना है कि विड्स के सीड है वो ज्यादा उसको कवर होता है और 5-5, 10-10 साल वो जीवित रहते जमीन के अंदर। अगर सही समय नहीं मिला उसको, बारिश नहीं हो गई, तो जमीन के अंदर 3-3, 5-5 साल तक वो वैसे पड़े रहते हैं। जब सही समय आएगा तो हमारे विड्स वहां से आना चालू हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा जर्मिनेशन का जो समय है लेट होता है। तो उसके पहले अगर हमारे क्रॉप जर्मिनेट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से विड्स को कंट्रोल हम कर सकते हैं और हमारी फसल भी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद में जब हमारी फसल 6x9 इंच या 1 फीट की हो जाती हैं, उसके बाद में जब ज्यादा भी बारिश हो गई, ज्यादा बारिश में काफी सारे विड्स आना चालू हो जाते हैं। अगर तब भी विड्स आ जाते हैं तो भी हमारे फसल को डैमेज नहीं करते, बल्कि हमारे फसल के लिए वो फायदे के हैं। कि जो भी हमारे विड्स है, हमारे फसल के साथ साथ वो भी हवा, पानी, प्रकाश से काफी सारा फूड का इंटेक कर रहे हैं और पूरा जमीन के अंदर चला जा रहा है और उसी से हमारी सॉइल फर्टाइल हो रही है। क्योंकि ये जो प्रकृति का साइकिल है, कोई भी क्रॉप अपना जो फूड है वो नहीं बना पाता। प्रकृति में ये जो जितने भी क्रॉप है उसको फूड बनाने का एक अपना साइकिल है। ये जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, प्रकृति से, हवा से, प्रकाश से, पानी से जो भी लेते हैं पूरा फूड, वो जमीन के अंदर छोड़ देते। जमीन में जितने भी माइक्रोजीवी हैं उसको कन्वर्ट करते हैं क्रॉप के लिए, जो भी इंटेक करने की जो स्थिति में है। और उसी जो माइक्रोजीव ने जो बनाया है फूड, वो फूड इंटेक करने का जो सिस्टम है क्रॉप में है। तो पूरा पूरा एक साइकिल हमारे प्रकृति ने बनाया है। तो इससे हमारे माइक्रोजीवी जीवित रखने का काम भी हमारे ये प्लांट्स करते हैं। तो कभी भी अगर इसमें हम केमिकल या सब चीजें, दवाइयाँ छिड़काव करते हैं तो पूरे माइक्रोजीव का जो साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और प्लांट्स के लिए जो फूड चेन है, फूड बनाने का जो सिस्टम है, पूरा खत्म हो जाता है। तब हमें लगता है कि हमारा यील्ड तो नहीं मिल रहा है, फिर हम फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर इज फास्ट फूड, हमारा क्रॉप उसको डायरेक्ट इंटेक कर सकता है, इसलिए हमें लगता है कि फर्टिलाइजर डालने से हमारी क्रॉप अच्छी आ रही है। तो ये जो हमारे मन में जो एक गलत सोच जो है, इसको हमें निकालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है सबको समझ लेना कि वीड्स को कंट्रोल कैसे किया जाए और वीड्स हमारे लिए कैसे उपयोगी है। मेन क्रॉप जो है, हमने मेन क्रॉप से अगर ज्यादा हाइट हमारी वीड्स की होती है तो उसकी वजह से जो खरपतवार हमारी है, उस खरपतवार की ज्यादा हाइट हो जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे क्रॉप के ऊपर, उसका यील्ड के ऊपर हमें इसका नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैन्युअली हम उसको काट के, जड़ से ना उसको निकाल के, काट के वहीं पे अगर डाल देंगे तो एक ग्रीन मैन्योरिंग भी हमारे क्रॉप के लिए मिल सकता है और मल्चिंग होने से बाकी जो दूसरे वीड्स आने वाले उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जड़ से उसको निकालने में काफी सारा खर्चा भी आता है, पैसा भी लगता है, लेकिन काट के अगर वहीं पे डालेंगे हम तो काफी कम पैसे में वीड्स को कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान सभी प्रकार के जितने भी हम क्रॉप ले रहे हैं उस सब क्रॉप में हमें थोड़ा सा लेना जरूरी है और ये सब चीजें देखना जरूरी है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये जो फॉक्सटेल मिल्क है ना, इसका जो सीड है, इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि इसके सीड्स कैसे हैं।
तो ये जो है ना, ये फॉक्सटेल मिलेट्स की सीड्स है। दिख रहे हैं आपको? या काफी सारे इसमें एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, हाँ, फाइबर है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो जितने भी हमें मिनरल्स लगते हैं सब टाइप के मिनरल्स इसमें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिलेट्स में इतने सारे हम अलग अलग टाइप के डिशेस बना सकते हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे इतने सारे डिशेस इस मिलेट से बना सकते हैं हम। तो काफी सारी जगह पे तो अभी काफी सारे जो ब्रेकफास्ट की चीजें हैं इस मिलेट से बनना चालू हो रही हैं। इसके साथ साथ सबसे एक अच्छा जो मिलेट्स है बर्टी या बर्नयार्ड मिलेट, जैसे हम उपवास में खाते हैं, हमारे जो भी लोग उपवास करते हैं ना, उसमें जो ये मिलेट्स यूज करते हैं। आखिर में मैं दिखा दूंगा कि इसमें जो कंटेंट्स है न्यूट्रिएंट के वो कितने अच्छी मात्रा में हैं, और डाइजेशन के लिए इतना वो ये है कि आप खाने के बाद में इमीडिएट आपको डाइजेस्ट हो जाता है। कोई इसको आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आता। इसकी कैसी भी आपकी डाइजेशन सिस्टम हो, वीक से वीक भी, वो भी आदमी इसको डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये नॉर्मली उपवास में इसका यूज हम कर सकते हैं, बगर या सावा या बर्नयार्ड मिलेट्स। और ये भी खरीफ की ही क्रॉप है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स और इसके जो यील्ड है हमें इसका मिलता है बर्नयार्ड मिलेट्स का। कोडो मिलेट्स काफी पुराना मिलेट्स है, 3 साल से भी ज्यादा, 3000 साल से भी ज्यादा पुराना इसका नाता है मिलेट से। और ये गरीब की चावल भी इसको कहा जाता है। जैसे कि सबसे इसकी जो खासियत है, कितना भी ड्राउट हो, हाँ, इसमें ये आ जाता है। और मान लो कि एक एक बारिश हो चली गई है, एक रेनफॉल, तब भी ये किसानों को या जो भी खेती कर रहा है उसको इससे अनाज मिलेगा और वो जीवित रह सकता है। यानी अकाल का अनाज भी इसे कहा जाता है, फूड मिलेट्स को। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है। यानी मनुष्य जाति के लिए जीवित रहने के लिए इतनी सारी प्रकृति ने, नेचर ने इतने सारी वैरायटीज हमें दी है। और आज 95-99% लोगों को मैं तो कहता हूँ कि इसके बारे में कोई पता नहीं है, इस सब चीजों के बारे में। तो इतना सारा अच्छा ये कोडो मिलेट्स है जो पोषण से सब भरपूर भी है। इसको कोडो भी कह सकते हैं, शुगर फ्री भी है ये चावल। हाँ, तो इस तरह से काफी सारे इसके जो है बाकी तो आखिर में दिखाऊंगा सब ये सब इसके बारे में। ये भी एक बहुत अच्छा मिलेट्स है जिसे हम फिंगर मिलेट्स या नाचनी या रागी कहते हैं। तो काफी काफी जगह पे इसको थोड़ा सा उसमें फ्राई करके उसमें थोड़ा सा जागरी मिला के दूध के साथ भी इसको हम ले सकते हैं। बाकी तो इसके जो है इडली बहुत अच्छी बनती है रागी की, डोसे बनते हैं इससे, और सबसे टेस्टी बनते हैं। जैसे कि आज की तारीख में हम जो चावल से बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा पौष्टिक और डाइजेशन के लिए अच्छे ये सब चीजें इस फिंगर मिलेट से बन सकते हैं। और देखो ना आप, कितना सुंदर दिख रहा है देखने में भी एक सब। हाँ? तो ये ऐसी बहुत ही अच्छी सब ये मिलेट्स का प्रोडक्शन अलग अलग, ये सब खरीफ के है। एक जो ज्वार है, सोरगम, रागी भी हम 2 ही सीजन में ले सकते हैं। जिसके पास में इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो इरिगेशन की फैसिलिटी है तो आप इसको खरीफ में, रबी में भी ले सकते हैं। इसके लगाने का जो तरीका है, एक तो हम डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं, या दूसरी उसको जो सिस्टम है बेसिकली हम इसे पहले जैसे चावल के या धान के जो हम एक कौरी में डाल के उसको एक, उसके पहले हम सैपलिंग बनाएंगे और फिर सैपलिंग को हम रिप्लांट भी कर सकते हैं। तो ये भी इसमें हो सकता है नाचने में। तो इसके जो सीड है नाचने के, मैं दिखाता हूँ आपको ये सीड कैसे इसके।
इस तरह के सीड्स है इसके। मैं आखिर में थोड़ा सा दिखाऊंगा इसको। नॉर्मली सभी मिलेट्स की जो सीड्स है ना, बहुत ही छोटे से और दानेदार होते हैं एकदम। थोड़ा सा कलर में उसके चेंज होता है, और थोड़ा सा जो टेक्सचर होता है वो टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है। तो कभी कभी समझने में भी दिक्कत होती है हमें कि कौन सा ये मिलेट्स है। लेकिन जब हम इसका एक साल में इसका सोइंग करेंगे अपने फार्म में, खेत में, तो उसके एक क्रॉप दिखने में सब मिलेट्स एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके जो ये है पौधे हैं, उसमें काफी सारा आपको चेंज दिखाई देगा, बदल दिखाई देगा इसमें। तो इस तरह से, और इसका यील्ड भी बहुत अच्छा है। और ये भी बेसिकली देखा जाए तो काफी सारे एरिया में ये रेनफीड क्रॉप है, और जहां भी बाकी कुछ चीजें नहीं आ सकती ऐसे एरिया में हम फिंगर मिलेट्स को ले सकते हैं। थोड़ा सा रेड इसका कलर होता है, या थोड़ा सा इसमें ये होता है। तो इस तरह से फिंगर मिलेट्स है। पर मिलेट नाम के जैसा ही ये बेसिकली मोती जैसे इसके दाने दिखते हैं, और भारत के कई सारे राज्यों में, जिसके हम बाजरी भी कहते हैं, पर मिलेट्स का कंजम्पशन होता है। और बहुत ही टेस्टी इसकी जो रोटियां बनती है बाजरे की, वो बाजरे की रोटियां काफी, इवन रेगिस्तान में भी काफी सारा, आज राजस्थान में भी काफी सारा पर मिलेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र के कई एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जितने भी ड्राईलैंड एरिया है जहाँ पे इरिगेशन नहीं है, रेनफीड क्रॉप होता है, जमीन एकदम साधारण सी होती है, एकदम साधारण सी जमीन में भी ये क्रॉप आ सकती है। तो जहां भी एकदम साधारण सी जमीन में किसानों को सर्वाइव करने का ये मिलेट्स है, और खाने में बहुत पौष्टिक है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो ये है पाउडर है, ये भी हमारे एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी काफी सारी मात्रा में ये सब पौष्टिकता भरी है इसमें। तो ये पर्ल मिलेट्स वैसे देखा जाए तो देखने के बाद ही लगता है कि अभी ये खाना ही है अभी, तो इस तरह का ये पर्ल मिलेट है। तो पर्ल मिलेट्स में एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है कि आज की तारीख में काफी सारे गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे इसको हाइब्रिड भी वैरायटीज में आ गई हैं। तो हाइब्रिड में प्रोडक्शन तो आपको मिलेगा, लेकिन जो टेस्ट है ओरिजिनल बाजरे की, वो टेस्ट उसमें हाइब्रिड सीड्स में नहीं मिलेगी। कई जगह पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको रिसर्च करके अलग अलग वैरायटी भी बनाई है, लेकिन जो देसी बाजरा है ना, उसकी टेस्ट कुछ अलग ही है। तो जब भी आप कुछ करना चाहेंगे इसके बारे में, तो काफी सारे लोगों के पास अभी देसी सीड्स का अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से आप उसको अवेलेबल करके आप उसको हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन इसका कर सकते हैं। ये काफी कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन जब ट्राइबल एरिया में इसको लगाया जाता है पोर्सो मिलेट को, इसके भी दाने जैसे आप देख रहे हैं ना, जब इसको ऊपर का छिलका निकल जाता है ना, बाकी सब ज्वार छोड़ के सभी मिलेट्स को ऊपर का छिलका निकलना जरूरी होता है। एक सोरगम ज्वार ही ऐसा एक मिलेट्स है, ज्वार और बाजरा, यानी पर्ल मिलेट और सोरगम, ये दो मिलेट्स ही डायरेक्टली हम पीस के खा सकते हैं। बाकी सभी मिलेट जो है ना, ऊपर का छिलका निकाल के हमें खाना पड़ता है। तो उसके ऊपर एक कवर होता है, लेयर होता है, एक हस्क होता है, तो हस्क निकाल के बाद ही हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और ये लिटिल मिलेट्स हैं इस तरह से। तो इसको अलग अलग, इसमें एरिया में अलग अलग लोकल नेम्स है, आपको सर्च करने से काफी सारे इसके नाम मिलेंगे। अगर मराठी की बात कही तो उसको सावा कहते हैं, जो कोसो है उसको वरई कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम आपने अपने एरिया में इसको दिए हैं, तो आपको तो वो सर्च में मिल जाएगा। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आप कहना हूँ कि मिलेट्स एक सुपर फूड है, और इसको ग्रो कैसे करें। सबसे पहले कोई भी क्रॉप, अगर ये क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है हमें हमारे जमीन का जो ये है सॉइल कार्बन है, उसको हम कैसे बढ़ाया जाए। अगर हमारे जमीन में सही मात्रा में सॉइल कार्बन है, तो कोई भी क्रॉप के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, नेचर अपना काम खुद करेगा।
तो सॉइल कार्बन कैसे बढ़ाया जाए? अगर आज की तारीख में आप कई लोग उसका जो है सॉइल का टेस्टिंग करते हैं, तो सॉइल टेस्टिंग करने से हमें पता चलता है कि हमारे सॉइल में एनपीके कितना है, और एनपीके से भी ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल कार्बन। जो वो सॉइल कार्बन जो ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो 0.2 टू 0.3% एवरेजली पूरे इंडिया में, कई जगह तो 0.1 भी है। तो 0.1 टू 0.23% में अपने पास में ये आज की तारीख में जो सॉइल कार्बन है, उसी को हमें लेके जाना है 1 टू 2% तक, जो पॉइंट में है। जब ये पॉइंट का परसेंटेज हमारा 1 टू 2% में चला जाएगा, तो प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, खेती के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेचर अपना काम करेगा, बस आप सीड डाल दो। कई जगह पे तो हमने इस तरह के मॉडल भी खड़े किए हैं, ऐसे भी हम प्रयोग कर रहे हैं कि सीड भी डालने की जरूरत नहीं है। जब हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं, तो हार्वेस्टिंग करते समय कुछ आप सीड ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ पौधे ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो नेचर वो प्रिजर्व करेगा। जब सही समय, सही मौसम आ जाएगा, तो नेचुरली वो ग्रो हो जाएगा, और इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी कि अलग-अलग टाइप के क्रॉप आपको एक ही फार्म से, मल्टीपल क्रॉप आपको एक ही फार्म से आपको देखने की मिलेंगे। जो सीड हमने डाले भी नहीं है, वो भी क्रॉप वहां से, वो भी अनाज वहां से उगने लगेगा। तो एक नेचुरल फार्मिंग का जो एक तरीका है, बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट तरीका है। लेकिन हम सब कमर्शियल फार्मिंग के पीछे लग के नेचुरल फार्मिंग का जो हमारा जो तरीका है, हम सब भूल रहे हैं। तो प्रकृति की अपनी अपनी एक रचना है, प्रकृति को सबको जीवित रखना है। हम चाहते हैं कि हम ही जीवित रहे, बाकी कोई ना जीवित रहे, लेकिन ये हम नहीं समझते कि सब जीवित है तो हम जीवित हैं। हर चीज प्रकृति की, हर चीज प्रकृति की हमारे लिए उपयोगी है। एक वृक्ष की जो छोटी सी एक स्ट्रॉ भी है ना, वो इतनी ही जरूरी है कि जो हमारे घर में एक कोई इंसान है, या घर में कोई पालतू जानवर है, या प्रकृति में पानी है, हवा है, प्रकाश है, ये सब जितने जरूरी है, उतना ही एक दिन का एक स्ट्रॉ भी हमारे प्रकृति के लिए जरूरी है। हर एक का अपना अपना उपयोग है, हर एक का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीजें हमें समझ लेनी जरूरी है। इतने सारे वृक्ष है, वो खाने के लिए काफी सारे पशु पक्षी आ जाते हैं। वो साथ में अकेले नहीं आते, जब वो आते हैं, वहां पे बैठते हैं किसी डाली के ऊपर, तो उनकी जो वहां पे मलमूत्र जो है, विष्ठा जो है वहां पे जब गिरती है, तो वो विष्ठा खाने के लिए, मलमूत्र खाने के लिए ट्रिलियंस में जीवाणु वहां पे आ जाते हैं, वो क्रिएट भी होते हैं वहां से। और वही जीवाणु प्रकृति में हमारे क्रॉप के लिए उपयोगी है। जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे, काफी लोगों ने आपने सुना होगा कि जीवामृत का उपयोग हो रहा है। ये जीवामृत क्या है? ये जीवामृत है जीवाणु बढ़ाने का तरीका। हम मैन्युअली, आर्टिफिशियली हम कुछ चीजें डाल के जीवाणु को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके खेती में अगर पशु पक्षी आते हैं, तो आपको जीवामृत डालने की जरूरत नहीं है। नेचुरल वे से इतने सारे ट्रिलियंस में जीवाणु आपके फार्म में बनेंगे, तो आपको कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति का काम है, वो प्रकृति करेगी। और प्रकृति ये भी समझ लेती है कि कौन से क्रॉप के लिए कौन से जीवाणु चाहिए, वही उसी समय वो जीवाणु एक्टिवेट हो जाते हैं, और वही अपने क्रॉप के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमें कोई बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो पर्टिकुलर बीमारी है उसके लिए हमें दवाई देते हैं, उससे हमारी बीमारी ठीक होती है। उसी तरह हमारे क्रॉप की जो जरूरत है, उसी तरह के कितनी सारी कॉलोनीज, इतनी सारी कॉलोनीज प्रकृति ने जमीन के अंदर बनाई है। तो वो कॉलोनीज अपने अपने लेवल पे काम करती है। कॉलोनी किसी को बढ़ाना है, किसी को कम करना है, किसी को खत्म करना है, ये सब अंदर एक साइकिल पूरा प्रकृति का चालू रहता है। तो ये प्रकृति का एक अपना नियम है, ये साइकिल है, और ये साइकिल बनने का काम ये सब जो जीवी है वो करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 1 स्क्वायर इंच, यानी 1 इंच बाय 1 इंच जमीन का अगर हम टुकड़ा लेंगे, जिसके हम पाँव में नहीं रख सकते, बराबर है, जिसमें हम पाँव से भी हमारी इतनी सी जमीन, 1 इंच बाय 1 इंच की जमीन में 3 करोड़ से ज्यादा जीवी रहते हैं। 3 करोड़, मोर देन 3 करोड़। आप समझ सकते हैं कि प्रकृति का ये चक्र, जो साइकिल है, कितना बड़ा इस पूरे जीवों से भरा है। और हम बिना सोचे समझे इतना सारा केमिकल, फर्टिलाइजर, जहर अपने काली माँ के गोद में हम डाल रहे, तो हर दिन माँ की गोद में जो जहर हम डाल रहे, तो समझ सकते हैं कि कितना सारा नुकसान हमारा खेती का, जमीन का, सॉइल का, पानी का, हवा का, इस माध्यम से हम कर रहे हैं।
बस खेती को अगर आप सस्टेनेबल रखना है, खेती में से आपको यील्ड बढ़ाना है, तो एक ही करना है आपको, आपके जमीन का सॉइल कार्बन बढ़ाओ। जो कार्बन जमीन में होना चाहिए वो हवा में छोड़ रहे हैं आप, और हवा से जमीन में लाने की कोई प्रक्रिया हमारे पास नहीं है, उसके लिए कोई हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन जमीन का कार्बन बढ़ेगा तब हवा का ऑक्सीजन बढ़ेगा। ये नेचर का साइकिल है, हम उल्टा कर रहे हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो रही है और हवा में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। जब इस साइकिल को हम सही मेंटेन करेंगे तो नेचुरली ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगे, बारिश ठीक से हो जाएंगी, बारिश से न्यूट्रिशन जो भी मिलने हैं आपको, मोर देन 87 टाइप के सब मिनरल्स जो है बारिश की पानी से हमें मिलते हैं। इतना वैल्यूएबल हमारा बरसात का पानी है, वो पूरा पानी हमारे खेतों से, हमारी सॉइल ठीक न होने के कारण हमारी सॉइल में जो धारण क्षमता है पानी की, वो ट्रैक्टर चलाने से और केमिकल से पूरी सॉइल हमारी कॉम्पैक्ट बन गई है। तो पानी का जो हार्वेस्टिंग जमीन के अंदर होना चाहिए, सोख लेना चाहिए जमीन, पानी को वो नहीं हो रहा है। उसी के चलते आज पूरा पानी हमारा जमीन को मिट्टी के साथ में चला जा रहा है। इससे हमारी सॉइल भी वेस्ट हो रही है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है, और पूरा खेत का पानी भी हमारा इतना सारा वैल्यूएबल वाटर, रेन वाटर हमारा, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को हमें बचाना है। तो सॉइल हमारी स्पंज जैसी होनी चाहिए, और स्पंज जैसी सॉइल कब बनेगी, जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है बढ़ेगा। जमीन के अंदर जितना हमें वेस्ट प्रकृति ने दिया है, पूरे वेस्ट को जमीन के ऊपर ही आपको रखना है। जमीन के अंदर गाड़ने की जरूरत नहीं, जमीन के ऊपर ही रख दो, मल्च कर दो। जितना भी जितनी जमीन आपकी मल्च रहेगी उतनी जमीन आपकी जीवित रहेगी, और जीवित जमीन में ये सब चीजें बिना प्रयास के आ जाएंगी। और जितना आप चाहते हो यील्ड, उससे कहीं टाइम्स, कहीं गुना यील्ड आपको इस माध्यम से मिल सकता है। तो ये चीजें थोड़ा सा इस माध्यम से समझ लेना आपके लिए जरूरी है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि कितना सारा कंटेंट जो है मिलेट्स में आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, फाइबर, ये जो है ना बर्नयार्ड मिलेट्स में, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, बर्नयार्ड मिलेट्स जिसे हम बगर भी कहते हैं। हाँ, तो ये जो उपवास में जो लोग खाते हैं ना बगर, पर्टिकुलरली एकादशी, जो लोग एकादशी का जो करते उपवास करते हैं, तो उसमें एकादशी में ये बर्नयार्ड मिलेट खाया जाता है। तो इतने सारे कंटेंट्स होने के बाद भी ये डाइजेशन के लिए सबसे आसान है, इजी है। तो बाकी तो मिलेट्स के फायदे काफी लोग आप जानती हैं मिलेट्स के बारे में। तो ये सब इसके बेनिफिट्स है मिलेट्स के। तो थोड़ा सा अभी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम थोड़ा सा बाकी, अगर कुछ किसके मन में कुछ सवाल है, थोड़ा सा वो भी हम डिस्कशन करेंगे इसमें। जी, तो आपके मन में कोई प्रश्न है तो थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। या तो आप आपको अनम्यूट करके खुद को बात कर सकते हैं। हेलो सर, हाँ एक सवाल था मेरा। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, वेस्ट यूपी के लिए कौन कौन से मिलेट्स हम ग्रो कर सकते हैं? वेस्ट यूपी किसके लिए? रीजन में, नहीं समझा नहीं वेस्ट मैं। यूपी, यूपी रीजन में, हाँ 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 हाँ, यूपी में। अगर अगर तो आप रिजलैंड में हो, जहाँ पे जमीन साधारण जी जमीन है, तो ऐसे जमीन में आप सभी टाइप के मिलेट्स ले सकते हैं। बेसिकली बाजरा ले सकते हैं आप वहाँ पे, फॉक्सटेल मिलेट जो है वो ले सकते हैं आप, जो ये है ना फिंगर मिलेट्स ले सकते हैं आप उस रिच वाले एरिया में।
अगर आप थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में है, पानी वाले एरिया में है, जहाँ पे जमीन थोड़ी सी रेती वाली और जमीन, तो उस एरिया में आप बर्नयार्ड मिलेट अच्छी तरह से ले सकते हैं। बर्नयार्ड मिलेट के लिए थोड़ी सी जमीन अच्छी रही तो बर्नयार्ड मिलेट्स वहां पे बहुत अच्छी तरह से आ सकता है, तो वो थोड़ा सा आप देख लो। हाँ सर, आपके पास कोई चार्ट भी अवेलेबल है कि कौन सी क्रॉप, ये जो मिलेट का वो है कि किस सीजन के लिए कौन से मंथ में सोइंग होगी और कौन से में वो होगी, बेसिकली हार्वेस्ट होगी? या हाँ हाँ, बेसिकली फिंगर मिलेट्स और जो सोरगम है ना, ज्वार, व्हाइट वाली ज्वार, वो आप खरीफ रबी में लेना है, बाकी सब मिलेट्स आप खरीफ में लेना है। बाकी दो ही मिलेट्स है जो आप रबी में लेना है, बाकी सारे क्रॉप आप खरीफ में ले सकते हो। रवि के लिए कौन कौन से हैं सर? एक तो ये फिंगर बेसिकली मिलेट व्हाइट वाली होता जो है। सोरगम है वो है, और जो ये है ना फिंगर मिलेट्स, नाचनी या रागी, हाँ, वो हाँ, आप ले सकते हैं पानी के साथ में। बाकी चीजें के लिए आप थोड़ा सा ट्राई कर रागी सकते हैं, तो लेकिन दोनों ही। आपको ये यील्ड थोड़ा सा कम आएगा। बाकी भी चीजें आप रबी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, यील्ड कम आएगा, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी आपको। महादेव ओके। जी हेलो, सुनाई दे रहा है महादेव जी? हाँ 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 महादेव जी, आप एक टेबल सा बना सकते हो क्या इसके लिए? हाँ, मैं बना के भेज दूंगा आपको, ग्रुप हाँ में शेयर मतलब, करूंगा मैं। करेक्ट, मतलब क्या है कि ये वाला मिलेट के लिए आपको ये टाइप का मौसम चाहिए या इतना पानी लगेगा इतना एकड़ में, तो क्या एक अच्छा ठीक है, हाँ, एक टेबल सा हो जाए तो ये बहुत आसानी रहेगी, ठीक है हर एक ठीक है, के मैं लिए अपने हाँ को हाँ, समझ एक दो में आ दिन में जाए। बना के मैं आपको शेयर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम जी। जी जी, बर्नयार्ड मिलेट उड़ीसा में होगा जी? जी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, बर्नयार्ड मिलेट उड़ीसा में होगा? उन्होंने पूछा मिलेट उड़ीसा में होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा, ड्राई लैंड में होगा होगा? होगा होगा। हाँ होगा होगा, रेडमेड होगा आपको। जो रेन चालू होता है, रेनी सीजन, तब आपको करना है, अच्छा, बिल्कुल हो जाएगा। जून जुलाई यानी में? कि पूरे हाँ, कौन जून सा जुलाई में, सीजन? पूरे साल भर में। हाँ, जून जुलाई में, जून जुलाई में आपको जो रेनी सीजन होता है, वो रेनी सीजन कितने समय का होता है, तो कम से कम 1.5 महीने का होता है, और 1.5 महीने कम से कम 5-6 बार बारिश टू होती है, महीना से 2 तो महीना? हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जहां पे हम चावल ले रहे, धान ले रहे, वहां पे सभी जगह पे मिलेट्स आ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन चावल, जो राइस के लिए जो पानी हम देते हैं, पूरे पानी में रखते हैं, वो नहीं करना है, एकदम एकदम सूखा होना चाहिए नीचे। सर, ये फॉक्सटेल मिलेट को कैसा पका जाता है खाने के लिए? और राइस राइस के जैसा ऊपर का हस्क निकालना है पहले। ऊपर जो हस्क होता है ना, ऊपर वाला छिलका जो होता है, वो निकाल के उसको राइस बना के हम खा सकते हैं, या उसको उसकी उसका ये बना के हम रोटी भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, अच्छा। नॉर्मली फॉक्सटेल को राइस बना के ही लोग ज्यादा खाते हैं। ऊपर छिलका निकाल के, जैसे हम राइस बनाते हैं ना, उसी तरह से उसको राइस बनाते खा सकते हैं। या उसका ये भी बहुत अच्छा होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, उपमा जो कहते हैं ना, उपमा भी बहुत अच्छा बनता है उसका। अच्छा, अच्छा। हाँ 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 हाँ, मिलेट्स के लिए अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको अगर पता होगा, डॉक्टर खादरीवल्ली करके है हैदराबाद के। या बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें 20 साल से ज्यादा इस पे यस, काम किया है। काफी अच्छा हाँ, काम और है 40 साल उनका, से और उसका काम है, लेकिन 20, बिल्कुल बिल्कुल वो काफी बिल्कुल प्रमोट सही। कर रहे हैं मिलेट्स को, और उनकी बेटी भी अभी है सरला करके, जी और जी मिलिट मैजिक करके उनका एक यूट्यूब चैनल है, मिलिट जी मैजिक जी, करके। करेक्ट करेक्ट, उसमें बिल्कुल अलग सही अलग, है। हाँ, उनके अलग अलग टाइप के मिलिट्स के कैसे कैसे पकवान बनाए जाते हैं उसका जी, पूरा करेक्ट माहिती करेक्ट उसमें है। करेक्ट करेक्ट यू करेक्ट, कैन बिल्कुल यूज सही है। दैट,
मिलेट मैजिक करेक्ट, करके आप यूज कर सकते हो। करेक्ट, बिल्कुल सही है। आपके पास कोई लाइव खेत के कोई फोटोग्राफ्स वगैरह है क्या, मतलब मैं शेयर जी। करता हूँ। हाँ, मोरे क्योंकि मोरे खेत में पूरे मिलेट्स ही हैं। मैं कर सोयाबीन या जो कमर्शियल क्रॉप है कोई खेत में नहीं लेता हूँ, और ये सब करेक्ट नेचुरल वे से मेरे फार्म में मैं करता हूँ। करेक्ट, क्योंकि सारे हाँ, के हाँ। सारे मिलेट्स के लिए आप जो बेड्स बनाते हो, तो बेड्स एक ही तरीके से डिस्टेंस वाइज रहते हैं कि इट हैज टू बी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट साइज में रहते हाँ, हैं? हाँ, 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 ये जो छोटे छोटे मिलेट्स है ना, इसके लिए नॉर्मली हम नेचुरल वे से उसको जमीन के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, हाथ से उसको फेंक देते हैं। लेकिन जो सोरगम वाले मिलेट्स है उसको बैल से सोइंग कर देते हैं। थोड़े से दाने उसके बड़े होते हैं तो उसको ट्रैक्टर से या बैल से, जैसे भी स्थिति अवेलेबल है उस हिसाब से उसको करते हैं जो में। बाकी तो नॉर्मली हम हाथ से ही फेंक देते हैं अलग अलग लोकेशन पे। क्योंकि जो मेरे पास जो मॉडल है मेरा, वो है एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल, यानी जंगल के साथ साथ खेती। तो मेरे पास करीब मेरे 10 एकड़ के फार्म में करीब 1000 से ज्यादा पौधे हैं, और हर टाइप का फल का पौधा मेरे पास है। तो उसके बीच में जो स्पेस है उसमें ये सब मैं डालते रहता हूँ, जो प्रकृति जो जितना देती है उतना हम लेते हैं। तो वो इतना हो जाता है कि हम उसको संभाल नहीं पाते, इतना वो सब प्रकृति हमें देती है। तो काफी सारा हमारे जो जितने भी पशु पक्षी है उसके लिए वो पूरा बच जाता है। तो इस तरह का यहाँ पे होता है। कोई इसमें थोड़ा सा क्योंकि जो मेन है एग्रो फॉरेस्ट्री जो इनकम आता है, जो हमारे मेन इनकम है। बाकी ये सब चीजें जो वहां ग्रो करते हैं हम, तो हर टाइप की चीज मेरे पास ग्रो होती हैं। यानी ऑल टाइप के ऑयल सीड्स यहाँ ग्रो होते हैं, ऑल टाइप के पल्सेस यहाँ पे हम ग्रो करते हैं, ऑल टाइप के जो लगने वाले छोटी छोटी चीजें हैं वो यहाँ पे, जैसे कि तिलहन वगैरह है, ये सब चीजें यहाँ पे ग्रो होती है। तो इस तरह से एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल यहाँ पे हम बनाए हैं, जो घर में सब चीजें हमें मिल सके। क्योंकि उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आज के तारीख में जो हम केमिकल चीजें बाहर से ला रहे हैं उसको बचने के लिए ये सब चीजें फार्म में हम ग्रो करते हैं। तो सोइंग काफी चीजों का हम कम करते हैं, नेचुरल वे से ही उसको हम स्प्रेड करने का काम करते हैं यहाँ पे। या अभी मैंगो के भी मेरे पास करीब 25 से ज्यादा मैंगो की वैरायटीज हैं। यानी देश के कोने में जो भी मैंगो है वो सब जो लीडिंग मैंगो की वैरायटीज है यहाँ पे हैं। तो वो भी करीब 2.5 से 3 महीना मैंगो का सीजन यहाँ पे चलता है। एक बार अप्रैल में मैंगो आना चालू हो गया तो जुलाई तक मैंगो यहाँ पे रहते हैं। तो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी नेचर ने हमें दी है, बस थोड़ा सा उसको मेंटेन करना हमें जरूरी है। या सर एक क्वेश्चन और था, जो स्पाइसेस है वो हम किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं? क्या किचन गार्डन में क्या ग्रो कर सकते हैं आप? स्पाइसेस, मसाले वगैरह। हाँ, कर सकते हैं ना। उसके लिए एक अलग मॉडल है मेरा, मंडला वाटिका टाइप वाला। तो छोटे से 750 स्क्वायर फीट में आप मोर देन 65 टाइप की सब्जियां, उसमें काफी सारे मेडिसिनल प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं। यानी मेडिसिनल प्लांट हो 65 वैरायटीज के क्रॉप उसमें ले सकते हैं आप 750 स्क्वायर फीट पे। और हर दिन आपको 5 टाइप की सब्जियां मिलेगी, 5 प्रकार की सब्जियां मिलेगी आपको। तो कभी सविस्तर उसको बाद में मैं इसके बारे में बात करूंगा। बहुत ही बेहतरीन मॉडल्स है, और काफी लोग को हमने ट्रेनिंग दिया है, सिखाया है, और काफी लोग उसको यूज कर रहे हैं। मेरे पास मैं देखता हूँ अभी फोटो उसका है क्या नहीं है, लेकिन लैपटॉप में, एक मोबाइल में तो होगा फोटो। तो ये सब चीजें कर सकते हैं हम इसमें। यानी बहुत ही कम स्पेस आपके पास है, खाली एक चीज में जरूरी है कि आपके पास सनलाइट होना जरूरी है। अगर प्रॉपर सनलाइट है तो आप इतनी सी कम, यानी मान लो कि आप हर हफ्ते में हर दिन, यानी 7 डेज में आप हर दिन 5 टाइप की सब्जियां आप खा सकते हैं। यानी 35 टाइप की सब्जियां आप डेली एक मॉडल से ग्रो कर सकते हैं, और बाकी सब हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स उसमें रहेंगे। तो इतना एक बेसुंदर मॉडल्स ये है। जिसके पास में थोड़ा सा खेती खेती है तो वो तो खेती में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सर ये
हाँ हाँ क्रॉस हाँ, बोलिए। क्रॉस मिलेट ये ऑनलाइन में मिलेगी क्या? क्या सीड्स चाहिए आपको? क्रॉस मिलेट क्रॉस हाँ, मिलेंगे ना। आप अभी तो ऑनलाइन में सब मिलेट्स मिल रहे हैं। अगर सीड चाहिए तो थोड़ा सा मैं लोकल सीड्स अवेलेबल करके आपको दे दूंगा कहीं से। अगर खाने के लिए चाहिए तो काफी सारे स्टोर्स अभी ऑनलाइन ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा रेडी, हाँ, सब रेडी, ऊपर का हस्क हस्क निकाल के ये सब चीजें आपको मिलेगी। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। ये देसी सीड्स या हाइब्रिड सीड्स वाला? देसी सीड, हम पूरा देसी सीड में ही काम करते हैं। दिख रहा है आपको? तो इस तरह का ये मॉडल होता है। तो इसमें 7 रास्ते होते हैं, 7 दिन में 7 टाइप की सब्जियां लगा के आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। अभी ये ग्रो हो रहा है, 1 महीने का ये मॉडल है। 2 महीने में फुल प्लेज इसको ग्रो हो सकता है ये मॉडल पूरा। यानी इसमें करीब अभी 40 टाइप की सब्जियां इसमें लगी हैं। इसमें ऑल प्रकार के जो वेजिटेबल जो है ना, यानी लीफ वाले वेजिटेबल्स है, उसमें फल वाले वेजिटेबल्स है, क्रीपर्स है, बीन्स वाले हैं इसमें। ये सब टाइप के जो बेल वर्गीय होते हैं वो सब टाइप के वेजिटेबल इसमें अलग अलग इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। और कुछ है कुछ मन प्रश्न? बाकी तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, या जब जरूरत पड़े आपको लगता है कि कुछ करना है, आप उसको सोइंग करना है। अभी तो इस साल का काफी सारा सीजन चला गया है कि नॉर्मली अभी 30 जुलाई है, तो नॉर्मली 15 जून से 30 इसमें कर सकते हैं हम। लेकिन अभी भी अगर छोटे से एरिया में आप करना चाहते हैं तो जैसे कि फॉक्सटेल है, बर्नार्ड है, पर मिलेट है, आप यूज कर सकते हैं। अभी आपके यहाँ पे पर्ल मिलेट भी उड़ीसा में अच्छी तरह से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उड़ीसा से किस डिस्ट्रिक्ट से है? कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये झारसुगुड़ा से कितना दूर आता है, या कटक से कितना दूर आता है? कटक से 250 किलोमीटर। कटक से, और झारसुगुड़ा से? 400। ओह, तो एकदम आप इधर इधर गोपालपुर के साइड में है क्या आप? हमारा यहाँ विशाखापट्टनम का साइड है। हाँ, वही गोपालपुर विशाख- विशाखापट्टनम में कोस्टल लाइन पे है आप थोड़ा सा। गंजाम डिस्ट्रिक्ट है ना, और हाँ हाँ, वो विशाखापट्टनम के पास है। अच्छा अच्छा, तो इस आप बिहार साइड है थोड़ा सा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि कई कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी जो है ना, हमें देश भर में जो इन्वायरमेंट की जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, वो प्रोजेक्ट का जो प्लांटेशन का काम है वो देश के अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। रेगिस्तान की जो जमीन है, सबसे बंजर जमीन, वहीं भी करीब 6 लाख प्लांटेशन हम कर रहे हैं। झारसुगुड़ा में हम प्लांटेशन कर रहे हैं, गुजरात में प्लांटेशन कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग कोने में प्लांटेशन का प्रोजेक्ट चालू है। तो यहाँ भी आप अभी इस साल हमने प्रोजेक्ट लिया है 1 लक्ष्य आम वृक्ष। तो करीब 1 लाख आम के पौधे इस साल हम बना रहे हैं। तो आने वाले 5 साल में कई लाखों में पौधे यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट चालू है अपने सोशल प्रोजेक्ट्स। या लिटिल मिलेट्स भी वो सीड मिलेगा आपके पास? हाँ हम लोग लेंगे आपको। हाँ, मैं ज्यादा नहीं, छोटा छोटा भेज दूंगा। क्योंकि मिलेट्स क्या होते हैं, अब आप एक 50 ग्राम भी डालेंगे ना तो वो काफी हो जाएंगे। क्योंकि एकदम छोटे होते हुए तो कम वेट में भी काफी मिलेट्स आपको मिल सकते हैं शॉपिंग इसके। तो पहले उसको बेसिकली जब हम कम क्वांटिटी में मिलेट्स कर रहे हैं ना, तो बस मान लो कि इतने मिलेट्स है आपके, तो कई हजार पौधे बन जाएंगे आपके। तो इसके लिए आपको जो इसके ट्रे आते हैं, पर्टिकुलरली आपको इसको ये ट्रे कहते हैं,
जो हम ये करते हैं हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक ट्रे आप लेंगे ना, तो हाइड्रोपोनिक ट्रे में आप कोकोपीट डालना और कोकोपीट में ही डालना, तो इसके सैपलिंग्स बन जाएंगे, सैपलिंग आपको रिप्लांट कर सकते हैं। तो इससे आपको सीड वेस्ट नहीं होगी स्टार्टिंग में रिप्लांटेशन में, और रिप्लांटेशन में इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। या अलग अलग तरीके से आप एक बेड बना के भी इसके ऊपर डालेंगे तो उसको रिप्लांट कर सकते हैं आप। नॉर्मली छोटा मांगो सा मांगो एक पेड़ के नीचे भी हो जाएगी क्या? किसके नीचे? मांगो पेड़, मांगो एकदम पेड़ के नीचे आम के पेड़ के हाँ हाँ, साइड आम के पेड़ साइड के पे साइड पे। नहीं, उसको सनलाइट मिलना चाहिए पूरा। आमने अगर पूरी कैनोपी कवर है, पूरी शेड है, नहीं तो साइड साइड पे। हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। बिल्कुल मिलेट्स पेड़ के नीचे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली थोड़ा सा 2-3 घंटे के लिए उसको ये मिलना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, 2-3 फिंगर 4 मिलेट्स घंटे के। तो होती है ना, फिंगर मिलेट्स तो जान भी होती है। बिल्कुल 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 सही है, होते हैं। एकदम डेंस आपका प्लांटेशन है, उसमें सनलाइट नहीं आती तो थोड़ा सा उसका यील्ड कम हो सकता है, या कई जगह पे वो जर्मिनेशन भी नहीं हो जाएगा। लेकिन वहां पे अगर आपको सनलाइट मिल रही है तो बिल्कुल जंगल में ये सब ग्रो हो सकता है। वैसे देखा जाए तो जंगल में काफी सारे जो ये है ना, टर्मरिक और जिंजर काफी अच्छा आता है प्लांटेशन में। हमारी डिस्ट्रिक्ट में टर्मरिक और जिंजर बहुत अच्छा होता है, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा जी। जहाँ पे जितने ज्यादा पौधे हैं उस पौधों के इस बीच में टर्मरिक और जिंजर अच्छी ग्रोथ हो रही है उसमें, क्योंकि वो सब सेमी ये है, शैडो में आने वाले सब ये क्रॉप्स है। या जी ठीक है। बाकी नमस्ते महादेव जी। जी नमस्ते नमस्ते जी। मेरे को आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। जी जी आपने जब शुरू किया था आपने बोला कि आप इंडिया पैन इंडिया गए, ट्रैवल किए और आपने देखा कि गाँव में जो मिलेट्स का जो कंजम्पशन है बहुत कम हो चुका है। आप मतलब ये बता सकते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया है मिलेट्स का? हाँ हाँ, बेसिकली क्या है कि बेसिकली हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को बढ़ावा देने के लिए राजाश्रय चाहिए। अगर राजा का आश्रय है तो वो चीजें फलती फूलती हैं। अगर राजा ही हमारा उदासीन है ये सब चीजों के लिए, तो प्रजा निश्चित रूप से उदासीन रहेंगी। ये हमारा इतिहास है कि जिस भी चीज को हमारे राजा ने प्रमोट किया वो चीजें उस एरिया में बढ़ती गई। आप देख पाएंगे कई जगह पे मैंगो के इतने सारे बगीचे खड़े हैं, क्योंकि उस एरिया में उस राजा ने उसको बढ़ावा दिया था। तो जिस जिस जगह पे नया कुछ आपको दिखता है ये सब, तो उस जमाने के लोगों ने इसको प्रमोट किया था। तो आज के तारीख में हम पूरे जो हमारा साइंस है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये सब लगे हैं मोनोक्रॉपिंग के पीछे। और दूसरा एक है कि जो किसानों के यहाँ पे होता है कि जो बिकता है वो किसान ग्रो करता है, वो उगाता है। अगर कोई खाने वाला नहीं है तो किसान क्यों ग्रो करेगा? आज के तारीख में मिलेट्स आपको इतनी महंगे क्यों मिल रहे हैं? उसका एक रीजन है कि उसका प्रोडक्शन नहीं है, उसका प्रोडक्शन कम है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सबको मिलेट्स कम रेट में मिल सकता है। तो ये बेसिकली चीजें हैं कि काल के इसके क्या है बेसिकली कि हम सब फास्ट फूड के पीछे चले हैं। तो आपने जो क्वालिटी की जिस चीजें हैं वो हमने छोड़ दी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसका जो हस्क निकालना है, इसको हार्वेस्टिंग है, तो मास में इसका हार्वेस्टिंग करना थोड़ा सा ये है। आज के तारीख में गांव में लेबर की भी समस्या आ रही है, और ये सब छोटी छोटी चीजें करना भी किसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो सबके लिए, मेरे लिए क्या आसान है, मेरे पास जितना भी फार्म है ट्रैक्टर लगा लो, ट्रैक्टर से सोयाबीन की पूरी फसल जो है ले लो, और फिर मशीन आती है, मशीन से हार्वेस्टिंग कर दो, पैसा बना दो, काम खत्म। क्योंकि आज किसी के पास समय ही नहीं है, हर कोई शहर जाना चाहता है। हाँ, खाना तो सबको चाहिए लेकिन उगाना कोई नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में हम अटके हैं। क्वालिटी फूड सबको चाहिए, सब डिमांड करते हैं, लेकिन उगाएगा कौन? किसान को भी अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसको भी उसके बच्चों को पढ़ाना है। वो भी चाहता है कि किचन में मेरा बेटा काम न करे, मैं जैसे किचन में काम करूं, मेरा बेटा जाके शहर में कहीं नौकरी ढूंढ ले, वो कहीं इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो ये सबकी सोच बनी है। तो इतना सारा खेती के बारे में सबकी उदासीनता है, ये मेन रीजन है इस चीज के बारे में। क्योंकि आज के तारीख में जब तक हम अपने गांव की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से
1950 या 1960 में जो प्राइसेस थे ये सब अनाज के, और आज की तारीख में जो प्राइसेस है उसका अगर हम जो इंडेक्स देखेंगे तो उसमें करीब 20 to 30% में इंक्रीज हुआ है। लेकिन बाकी चीजें देखेंगे हमने, सैलरीज है हमारी, बाकी चीजें हैं, उसमें कई 1000% में उसमें इंक्रीज हुआ है। यानी किसी को मान लो कि 1960 में अगर किसी को 100 रुपए सैलरी थी तो उसकी सैलरी आज 2 लाख रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपए कमाने वाला इंसान अभी इतने साल में 2 लाख उसकी सैलरी है, एवरेज देखा जाए तो। लेकिन किसान की क्या बात है? हाँ, जो चावल का रेट उस समय में आज 100 रुपीज था, वो आज 1200 रुपए है, 1400 रुपए है। तो परसेंटेज में वही देखेंगे तो कितना टाइम गुना बढ़ा है। तो इसको कहीं ना कहीं हमारे राजा ने इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो क्वालिटी फूड्स अगर सबको चाहिए, हम मेडिसिन पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी फूड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्वालिटी फूड पे कोई खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बाजार में हम क्वालिटी की चीजें लेने भी जाते हैं तो इतना सारा हम देखते हैं कि मंडी में जाते हैं तो कितने सारे लोग जो सब्जी बेचने वाला किसान होता है, ठीक है, ट्रेडर्स की बात अलग है, लेकिन कोई किसान डायरेक्टली मार्केटिंग भी कर रहे, सब्जी बेच रहे हैं, तो उसके साथ में कितना सारा हम तोलमोल के भाव करके उसके साथ में बात करते हैं। एक मेथी की अगर जूड़ी भी हमें लेना है, वो किसान 10 रुपए बोल रहा है तो हम 5 रुपए को मांगते हैं। तो ये हमारी सजगता है हमारे फूड के बारे में। हम 80 रुपए जो हमारी जो शूज है जिसका लाइफ 1 साल का है, वो 80 रुपए में जाके हम 4000 5000 में जूते खरीद करते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है इसका कोई स्पेयर पार्ट हमें बाद में मिलने वाला नहीं है, कहीं भी इसकी शोरूम नहीं है। हमारे शरीर के हर स्पेयर की, हमारे आंखें हो, हमारी किडनी हो, हमारा लीवर हो, वो कहीं आपको रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई सजगता नहीं है। जो आज केमिकल स्प्रे हो रहा है, वो सब्जी हम खा रहे हैं, लिवर खराब हो रहा है, उसके लिए हमारे मन में कोई चिंता का विषय नहीं है। हम उसके लिए भी 2 पैसे देने में चिंता करते हैं। तो सबकी हमारी मानसिकता है, सबकी, कोई अकेला नहीं है इसमें। तो ऐसी स्थिति में अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम पूरे समाज को भुगतने पड़ रहे हैं। जी। तो हम इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे वापस, मतलब अभी डिमांड भी बहुत मेरे को लग रहा है मिलेट्स का इतना नहीं है जैसे राइस और व्हीट का है। देखो, बेसिकली हमारी सबकी जुड़े गांव से जुड़ी हैं। और जैसा आप फैमिली डॉक्टर होता है, एक फैमिली टैक्स कंसल्टेंट होता है, जैसा फैमिली हमारा किसान क्यों न बने? हम भी किसान चुन ले जो हमारा फैमिली किसान रहेगा, उसको आप सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। साल में आप 15 दिन छुट्टी लेके अपने गांव जाइए, गांव में रहिए, किसान को सपोर्ट कीजिए। तो ये जो एक तरह का क्रॉस इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ में, एक मेल बनेगा, तो सब चीजें होने लगेगी। इसमें असंभव कोई नहीं बात नहीं है, ये सब चीजें संभव है। ये कर सकते हैं हम। अगर आप गांव में रहते हैं तो वेल है, अगर शहर में रहते हैं तो अपने गांव के किसान के साथ जुड़िए। और मैं बोलता हूँ कि शहर कैसे बने हैं, कि गांव से तो आए आप, थोड़ा सा ये चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। माधव जी, अपना महाराष्ट्र में सारे के सारे ये जो अभी आपने मिलेट्स बताए वो हो सकते हैं क्या? महाराष्ट्र समझो अभी रत्नागिरी या मालवण का जो पट्टा है उसमें हो सकता है ये बिल्कुल हो सकता है। नॉर्मली उस एरिया में जो ये है ना, रागी है, काफी बड़ी मात्रा में ली जाती है रागी। जहाँ पे लोग धान ले रहे, चावल ले रहे, वहीं पे रागी भी लोग ले रहे हैं। जी। ठीक है, अभी आज का सेशन यहाँ पे हम करें क्लोज, या कुछ अगर अपने मन में है तो और थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। तो आप ये टेबल जरा बता दीजिएगा। मैं बनाता हूँ और आपको शेयर करता हूँ। उसमें अगर आपको समझो कि पर एकड़ या पर आई डोंट नो कैसे बोलेंगे, उसकी मात्रा में पानी का भी कितना वो चाहिए होगा, वो भी अगर आप डिटेल्स दे दे तो बहुत ही मैं बेहतर शेयर होगा। करता हूँ, एक टेबल बना के मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक है, एक रीडी रेटनर जैसा रहेगा वो सबके लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच महादेव जी। थैंक यू। नमस्कार।